वेलकम टू स्टारलेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरोकेमिकल टेक्निक टू स्टडी द एनिमल बिहेवियर। ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स का, तो इसका मतलब होता है कि न्यूरोकेमिकल लेवल पर हम किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरोमॉड्यूलेटर और जो हार्मोन्स है उसका एक क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जो न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरोमॉड्यूलेटर या फिर हार्मोन एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए पर्टिकुलर बिहेवियर के आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। तो उनका वो जो केमिकल्स है, वो कौन से केमिकल्स है उनको आइडेंटिफाई करना, किसी स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे वो बन रहे हैं और कहाँ पे वो एक्ट करेंगे उसका डिटरमाइन करना, और उनके लेवल्स में क्या डायनेमिक चेंजेस आ रहा है बिहेवियर के होते टाइम, उसको हमको देखना है। वो क्या कहलाता है, न्यूरोकेमिकल टेक्निक के रिलेटेड है। ठीक है। तो ये मेथड्स केमिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशंस, रिवार्ड्स, लर्निंग, मेमोरी, अग्रेशन, सेक्सुअल बिहेवियर एंड अदर बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली टेक्निक की बात करें, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक न्यूरोकेमिकल्स। मतलब कौन सा न्यूरॉन जो मतलब कोई अगर स्पेसिफिक केमिकल है उसको कौन सा न्यूरॉन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अगर हमको पता करना है, यानी कोई न्यूरोकेमिकल कहाँ पे बन रहा है उसको हमको पता करना है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री। ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, हम लोग एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का यूज करते हैं जो कि डिटेक्ट करता है और विजुलाइज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, न्यूरोपेप्टाइड को, या फिर कोई भी सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स जो न्यूरॉन बना रहा होता है। ठीक है। तो इसमें प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले जिस एनिमल का हमको जिस एनिमल्स के अंदर हमको न्यूरॉन्स की स्टडी करनी है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर की स्टडी करते हैं, उसके ब्रेन को हम लोग लेते हैं एंड उसको स्लाइस में कट करते हैं यूजिंग द माइक्रोटोम वगैरह। तो द एनिमल इज यूथनाइज्ड एंड ब्रेन इज रिमूव, ब्रेन को रिमूव करेंगे एंड उनके स्लाइस्ड इनटू थिन सेक्शंस। ठीक है। फिर क्या करना होता है, ब्रेन स्लाइसेस आर एक्सपोज टू प्राइमरी एंटीबॉडी। जो ब्रेन स्लाइस है उसको, उसके ऊपर हम लोग प्राइमरी एंटीबॉडी इंजेक्ट कराएंगे। ठीक है। और वो जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो अपने टारगेट मॉलिक्यूल से जाके क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अब वो टारगेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कोई भी न्यूरोपेप्टाइड हो सकता है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। अब अगर वो एक मान लेते हैं अगर वो एक पेप्टाइड है, इफ आई मतलब अगर वो टारगेट मॉलिक्यूल कोई प्रोटीन है, पेप्टाइड है ना, मतलब बड़े अगर न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि वैसोप्रोसीन हो गया, तो एंटीबॉडी क्या करता है, डायरेक्टली बाइंड कर जाता है उस मॉलिक्यूल से। या फिर अगर वो स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल वाला न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एस्टिल कोलिन वगैरह हो गया, तो एंटीबॉडी टारगेट द सिंथेटिक एंजाइम। ठीक है। वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बाइंड नहीं होता, वो टारगेट किसको करता है, उसको सिंथेटिक एंजाइम को टारगेट करता है जो उसको बना रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोलिन एसिटल ट्रांसफरेज या फिर CHAT है ना, इसको टारगेट करेगा। ठीक है। फिर सेकेंडरी एंड फिर ठीक है, वो जैसे ही प्राइमरी एंटीबॉडी मान लेते हैं ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर है एंड इससे प्राइमरी एंटीबॉडी ऐसे ही करके बाइंड कर गया है। ठीक है। तब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि हम फ्लोरेसेंट डाई से उसको लिंक्ड कराएंगे, है ना। तो फ्लोरेसेंट डाई से लिंक कराने के बाद उसको वो प्राइमरी जो सेकेंडरी एंटीबॉडी वो प्राइमरी एंटीबॉडी से जाके बाइंड करेगा। अब क्योंकि हमने इसमें फ्लोरेसेंट डाई करा है तो ये क्या करेगा, दिस विल कलरफुल, है ना। जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में ये आपको अलग ही कलर से दिखाई देखने एक चमकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देखने को मिलेगा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रेन के किस पार्ट पे बन रहा है ना। तो ये जो टेक्निक है, अब अगर मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि इसका बिहेवियरल एप्लीकेशन है, कहाँ पे इसका यूज किया गया है, तो है ना, एक्चुअली क्या होता कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट का यूज कर रहे थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट खा रहे थे जो कि एक इंसेक्टिसाइड था। जब वो ऑर्गेनोफॉस्फेट खाते थे तो उनको स्लीप बहुत ज़्यादा था, ड्रीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे, इंटेंस ड्रीम्स इंड्यूस होता था उनके अंदर जब वो ऑर्गेनोफॉस्फेट खाते थे। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इज द इंसेक्टिसाइड, तो उसके अंदर एक इंटेंस ड्रीम इंड्यूस होता था। ठीक है। तो यूजिंग द
इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ये पता लगाया गया है कि जो एस्टिल कोलिन जो एस्टिल कोलिन से प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूरॉन है वो किस रीजन पे पाया जाता है बेटा, पॉन्स रीजन में पाया जाता है। इसका पता किससे लगाया गया, बाई CSAT इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से, ठीक है। और इससे ये पता चला कि जो एस्टिल कोलिन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रीम, है ना, स्लीप रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। एंड वो किस रीजन पे बनता है, पॉन्स रीजन पे बनता है। ओके, तो ये देखिए ठीक है, तो ये तो अगले इमेज का डायग्राम है, मतलब अगले टॉपिक का डायग्राम है, ठीक है। इफ अगर मैं दूसरे टॉपिक का बात करूं तो वो दूसरा जो मेथड है वो क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर। हमको ये तो पता चल गया कि एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर न्यूरोमॉड्यूलेटर है वो कहाँ पे बन रहा है। दूसरा हमको ये पता लगाना है कि फॉर एग्जांपल ये ब्रेन के इस पार्ट पे बन रहा है, तो किस यहाँ से वो किस जगह पे जाके एक्ट कर रहा है, यानी उसका काम कहाँ पे होता है। उसको अगर हमको पता लगाना है तो हम लोग यूज करते हैं ये दूसरा मेथड का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिफाइंग द साइट ऑफ एक्शन, यानी काम कहाँ पे हो रहा है, उसका एक्शन कहाँ पे हो रहा है उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का, वो हमको पता लगाना होता है। ऑफ अ न्यूरोकेमिकल इज एन इम्पॉर्टेंट एंड फाइंडिंग वेयर दे आर प्रोड्यूस, ठीक है। वो मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे बन रहा है उसको पता लगाना, ठीक है। उसके लिए बेटा दो मेथड है, एक आपका ऑटो रेडियोग्राफी होता है एंड दूसरा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, एंड इसको हम डायरेक्टली रिसेप्टर पे यूज करेंगे, ना कि कोई प्रोटीन पे, ठीक है। पहले अगर हम ऑटो रेडियोग्राफी को बात समझे तो रेडियो एक्टिव लिगैंड्स बाइंड सेलेक्टिवली टू रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज विजुअलाइज्ड ऑन फोटोग्रामिक फिल्म, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव लिगैंड का यूज करते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव लिगैंड है ये मान लो एक लिगैंड है जिसको हमने क्या करा है, रेडियो लेबल्ड करा है, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिव लिगैंड है ये क्या करेगा, ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, है ना। अब चूंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी वजह से हमको ये समझ में आएगा कि ये जा कहाँ ब्रेन के मतलब ब्रेन के नहीं या फिर किसी भी पार्ट पे कहाँ पे ज्वाइन हुआ है जाके, ठीक है। तो जब हम ब्रेन की स्लाइसेस को रेडियो एक्टिव लिगैंड के साथ इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक रिसेप्टर, तो जो रेडियो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जो रेडियो एक्टिव मॉर्फिन है ना, वो ओपिएट रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। इसके बाद जब बाइंड हो जाए उसके बाद हम जो भी अनबाउंड लिगैंड होंगे, मतलब जो नहीं बाइंड हो पाए हैं, ठीक है, रिसेप्टर से, उसको हम धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर देंगे, ठीक है। फिर हम उस स्लाइस को फोटोग्राफिक फिल्म में जब हम देखेंगे यूजिंग ऑटो रेडियोग्राम, तो हमको डार्क और लाइट कलर के एरियाज दिखेंगे, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये डार्क है एंड ये लाइट है। तो डार्क का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन दिस साइड्स जो आपके रिसेप्टर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका डार्क इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेडियो एक्टिव लिगैंड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आए हैं, तो मतलब रिसेप्टर भी बहुत सारे होंगे। तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी रिसेप्टर की जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ पे डार्क एरिया है, एंड जहाँ पे कम होगी वहाँ पे लाइट एरिया। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी रैट के ब्रेन का दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर मैं बिहेवियर एप्लीकेशन की बात करूँ तो आप लोग एक सेक्स एस्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ तो जो सेक्स फीमेल में जो सेक्सुअल बिहेवियर को इंड्यूस करता है, वो जो हार्मोन है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल में सेक्सुअल बिहेवियर को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन कहाँ पे एक्ट करता है वो कैसे पता लगाया गया, यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी। देखा गया कि जो एस्ट्रोजन होता है वो आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इससे पता चलता है कि उसका जो साइट ऑफ एक्शन है एस्ट्रोजन का वो क्या है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है। तो एस्टेरॉयडियल कॉन्सेंट्रेटिंग न्यूरॉन यानी ऐसे न्यूरॉन जो एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, बात समझ में आई? तो वो आपका कहाँ पे उसका साइट ऑफ एक्शन है, एक वेंट्रोलेडियल हाइपोथैलेमस में, ठीक है। फिर जो इसी में दूसरी जो टेक्निक है कि आप कैसे लोकलाइज करोगे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को, तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है। बट इस केस में क्या होगा कि जो इम्यूनो इसमें डायरेक्ट अब आपको
वो जो एंटीबॉडी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए हम लोगों ने देखा था, न्यूरोट्रांसमीटर डिटेक्शन के लिए। तो सिमिलर टू द न्यूरोट्रांसमीटर डिटेक्शन, तो अब हम वो चीज किस पे करेंगे, रिसेप्टर पे करेंगे, ठीक है। रिसेप्टर एक तरीका का प्रोटीन ही होता है, तो इसमें भी क्या करेगा, एंटीबॉडी अटैच होगा एंड उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, ठीक है, जो विजुलाइज होगा, ठीक है। प्रोसीजर में क्या करता है, ब्रेन सेक्शन को, जो ब्रेन की स्लाइसेस है उसको फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, है ना, अगेंस्ट द रिसेप्टर प्रोटीन। फ्लोरेसेंट जो न्यूरॉन्स है वो एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, रिसेप्टर का एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जो डोपामिन का रिसेप्टर है वो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस अकेम्बेंस में पाया जाता है। न्यूक्लियस अकेम्बेंस एक रिवार्ड एरिया होता है, ठीक है। रिवार्ड एरिया का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको प्रोत्साहन मिलता है, कि रिवार्ड वो टाइप कुछ मिलता है, तो जो न्यूक्लियस अकेम्बेंस होता है बहुत स्टिमुलेट्स होता है, ठीक है, तो बार बार वो काम करने की इच्छा जागृत होती है, ठीक है। तो हम लोग को पता चला कि जो डोपामिनर्जिक सिग्नलिंग है वो रिवार्ड बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वो किस उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, न्यूक्लियस एक्केम्बेंस है, बाय यूजिंग द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर अगर मैं तीसरे टेक्निक की बात करूं तो जो थर्ड हमारा टेक्निक है, द थर्ड टेक्निक इज द मेजरिंग केमिकल सिक्रीशन इन द बिहेविंग माइंड। अगर हम लोगों ने अभी देखा कि पहले वाली टेक्निक में तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोमॉड्यूलेटर कहाँ पे बन रहे हैं। दूसरा हमने टेक्निक में देखा कि उसका साइट ऑफ एक्शन कैसे है, तो हम ऑटो रेडियोग्राफी का यूज कर सकते हैं। तीसरा, अगर मैं कहूँ कि कोई एनिमल लाइव है तो आप कैसे पता लगाओगे, मतलब अगर किसी जिंदा एनिमल में जो कि बिहेवियर शो कर रहा है, उस पर हमको देखना है कि उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अप है, ज्यादा है, मतलब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा है उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं हंस रहा हूँ तो उस टाइम पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा है, डोपामिन वगैरह जो भी है, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन बहुत ज्यादा है उसको अगर पता लगाना है तो, है ना, उसके लिए है, ठीक है। मैं डोपामिन का एग्जांपल लेता हूँ कि अब डोपामिन हम समझते हैं कि रिवार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो टू डायरेक्टली लिंक अ केमिकल बिहेवियर, ठीक है, केमिकल का बिहेवियर से अगर हमको डायरेक्टली लिंक करना है, वन मस्ट मेजर रिलीज ड्यूरिंग द बिहेवियर इटसेल्फ, ठीक है। तो उसका जो सबसे मतलब मस्ट मेजर ये है कि बिहेवियर के टाइम पे वो जो रिलीज हो रहा है उसका अगर हम पता लगा ले कितना अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम उस बिहेवियर का केमिकल से लिंक शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो बेस्ट मेथड है इज द माइक्रोडायलिसिस। माइक्रोडायलिसिस में क्या करते हैं, जो किसी भी लिविंग एनिमल के जो बिहेवियर शो कर रहा होगा, ठीक है, उसके ब्रेन में हम लोग ये, इसको माइक्रोडायलिसिस प्रोब बोलते हैं। ये जो माइक्रोडायलिसिस प्रोब है इसको इंजेक्ट कराएंगे, तो ये माइक्रोडायलिसिस प्रोब का जो टर्मिनल होता है ना, तो यहाँ पे आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आपका एक सैलाइन सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है, जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरीके होता है। तो इसके अंदर, इस प्रोब के अंदर, इस माइक्रोडायलिसिस प्रोब के अंदर भरा होता है, ठीक है। जब भी हम इसको हम अपने ब्रेन में इंजेक्ट कराते हैं, अपने नहीं, ये केवल एनिमल में है, ठीक है। तो जब ब्रेन में इंजेक्ट कराएंगे तो जो उस जगह के जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो डिफ्यूज कर जाएंगे एंड यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। जब कलेक्ट हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायलिसेट बोलते हैं, ठीक है। एंड फिर हम फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, निकाल के उसको एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग HPLC मशीन, ठीक है। तो फिर से अगर मैं इसको एक बार पढ़ दूं तो क्या होता है, माइक्रोडायलिसिस में क्या करता है, माइक्रोडायलिसिस प्रोब को इम्प्लांट कराते हैं अपने टारगेट रीजन में। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस अकेम्बेंस लिया, न्यूक्लियस अकेम्बेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिवार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यू नो दैट कि डोपामिन यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, तो वो अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो माइक्रोडायलिसिस प्रोब है उसको इम्प्लांट किया, जो प्रोब होगा उसके अंदर क्या परफ्यूज होता है, परफ्यूज यानी फैला होता है, सैलिन सोल्यूशन भरा होता है, जो कि अपना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के तरीके रिजेंबल करता है, ठीक है। जो न्यूरोकेमिकल्स डिफ्यूज अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द परफ्यूजन फ्लूइड। जो न्यूरोकेमिकल्स होंगे इस ब्रेन के रीजन में, यानी न्यूक्लियस अकेम्बेंस में, तो वो क्या करेंगे, डिफ्यूज अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
वो क्या करेंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएंगे, एंड यहाँ पे इस परफ्यूजन फ्लूइड में आपका क्या इंटर हो जाएगा, आपका परफ्यूजन फ्लूइड यानी सैलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रो डायलिसिस प्रोब है उसमें वो कलेक्ट हो गए, तो जो डायलिसेट कलेक्ट हुआ है उसको एट अ इंटरवल एंड एनालाइज्ड यूजिंग, हम क्या कर सकते हैं, एचपीएलसी मशीन से उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, या फिर अदर सेंसिटिव एनालिटिकल मेथड से उससे हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं आपको, तो जैसे फीडिंग करते टाइम, सेक्सुअल एक्टिविटी करते टाइम, ड्रग लेते टाइम, ठीक है, डोपामिन का लेवल न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में आपको बहुत ज्यादा बढ़ा दिखा देगा, ठीक है। जब हम इस टेक्निक से देखेंगे तो देखेंगे कि जो न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में डोपामिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो उससे हमको पता चलेगा कि जब भी कोई रिवार्ड या फिर मोटिवेशन की बात आती है तो उस टाइम पे डोपामिन अपना उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीईटी की। अगर हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने अब बात करी कि भाई कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं। अगर लिविंग एनिमल में देखना होगा तो माइक्रो डायलिसिस कर लेंगे, ठीक है। बट अगर एनिमल की बात छोड़ो, अगर मुझे ह्यूमन पे देखना है न्यूरोकेमिकल्स की एक्टिविटी, तो व्हाट विल वी डू, है ना। वहाँ पे माइक्रो डायलिसिस तो कर नहीं सकते कि किसी का मैं सिर फोड़ के, है ना, मतलब वो ह्यूमन में बहुत रेयर करेंगे ऐसा, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोपोग्राफी का यूज करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा भी बहुत सारे खोजे गए हैं, उनमें से एक पोजिस्ट्रॉन भी है, ठीक है, पोजिट्रॉन, ठीक है। तो पोजिट्रॉन क्या है, ये थोड़ा स्टेबल कम है, तो ये रेडियो एक्टिव मतलब रेडिएशन करता है, ठीक है। तो पीईटी में क्या होता है कि ये जो पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, अलाउ अ नॉन इन्वेसिव मेजरमेंट, यानी नॉन इन्वेसिव यानी इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा ब्लड वगैरह वाला कोई नुकसान नहीं पता है, नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी, यानी न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी का नॉन इन्वेसिव टेक्निक से हम लोग, नॉन इन्वेसिव टेक्निक क्या है, पेट है, यानी पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। ये क्या करता है कि यूजिंग रेडियो एक्टिव ट्रेसर का, यूजिंग रेडियो एक्टिव ट्रेसर दैट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर और ट्रैक अ न्यूरो ट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म, यानी ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर का यूज करता है जो कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, या फिर ये न्यूरो का मेटाबॉलिज्म को ट्रैक करने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस क्या है इसका, ह्यूमन पार्टिसिपेंट इज इंजेक्टेड विद अ रेडियो एक्टिव लिगेंड, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट हो सकता है, एग्जांपल के लिए डोपामिन रिसेप्टर स्पेसिफिक मैंने कोई भी पार्टिसिपेंट मैंने इंजेक्ट कराया उसको, ठीक है, किसके साथ, रेडियो एक्टिव लिगैंड के साथ, ठीक है। तो एज अ रेडियो एक्टिव एटम डीके पोजिस्ट्रॉन आर इमिटेड, ठीक है। जब रेडियो एक्टिव एटम डीके होता है तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो जो पोजिट्रॉन होता है वो आपका होता है इमिट होता है, ठीक है। पोजिट्रॉन क्या होगा, इमिट होता है, ठीक है। एंड डिटेक्टेड डिटेक्टेड बाय स्कैनर, स्कैनर से वो क्या होता है, डिटेक्ट होता है, ठीक है। द डाटा आर रिकंस्ट्रक्टेड इनटू 3D मैप, है ना। ये जब रेडिएशन इमिट करेगा, एंड क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है तो इसकी वजह से वो कलर भी शो करेगा, ठीक है। तो वो 3D जो डाटा जो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, एक 3D मैप ऑफ रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूरो एक्टिविटी का डाटा बना के 3D मैप के थ्रू ऐसे देखने को मिलता है। तो अगर पेटी स्कैन का पेशेंट हम लोग ऐसे देखें, तो अगर हम बात करें पार्किंसंस डिजीज में, हम लोग देखते हैं पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन बहुत ज्यादा लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है डोपामिन का, पार्किंसंस डिजीज में। तो है ना, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, इलाज ही हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पार्किंसंस डिजीज का एक पेशेंट होता है तो उसको डोपामिन का ट्रांसप्लांट कराया जाता है, ठीक है। फिर पीईटी का थ्रू देख के, पीईटी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जो डोपामिन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पीईटी हैज बीन यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज पेशेंट
रिसीविंग अ फीटल डोपामीन न्यूरॉन ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर क्या करा गया, फीटल डोपामीन न्यूरॉन का ट्रांसप्लांट किया गया टू कंफर्म द डोपामीन रिलीज एंड कोरिलेट विद मोटर इंप्रूवमेंट, ताकि इसका पीईटी इस पे क्यों यूज किया गया है, ताकि हम कंफर्म कर सके कि जो हमारा डोपामीन है वो रिलीज हो रहा है या ब्रेन में रिलीज अब ट्रांसप्लांट के बाद भी रिलीज हो रहा है या फिर नहीं रिलीज हो रहा है। अगर डोपामीन रिलीज होगा, क्योंकि डोपामीन पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, डोपामीन लो हो जाता है तो मोटर इंप्रूवमेंट, जो जितने भी फंक्शनैलिटी है, मोटर फंक्शनैलिटी, वो सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब डोपामीन रिलीज होने लगा तो मोटर इंप्रूवमेंट बढ़ गया, जो कि किससे देखा गया, पीटी का यूज करके दिया गया, ठीक है। तो provides a bridge from animal neurochemistry studies to human behavior, ठीक है। तो जो पेट है वो जनरली एनिमल न्यूरोकेमिस्ट्री की स्टडी ह्यूमन के बिहेवियर के बीच में एक ब्रिज बना दिया, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। बाकी भी न्यूरोएनाटॉमिकल एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स का भी वीडियो अवेलेबल है ना, लाइक एंड शेयर।